नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस सुरंग से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा, भारतीय औषधि क्षेत्र के 2024 तक $65 अरब का होने की उम्मीद। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.36% पर पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू और कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की आज शुरुआत की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पैंगला मेनमर्ग में विस्फोट करके की गई। श्री गडकरी ने इसे महत्वपूर्ण पल बताया। इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। इस सुरंग से सभी मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क बना रहेगा और इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3,000 मीटर की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर बनने वाली 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित द्रास करगिल के रास्ते श्रीनगर और लेह को जोड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरंग के कामों के लिए 2018 में नींव रखी थी। इसलिए लागत कम करने और काम तेजी से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने सुरंग काम को नए सिर से विचार किया। सभी हितधारकों के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति लागत को कम करके एक व्यवहारिक परियोजना के साथ सामने आई है। समिति ने 4,430 करोड़ मूल अनुमान के आधे से नई परियोजना बनाई। बाल्टाल और मीनामार के बीच 6 साल में लगभग 15 किलोमीटर लंबी और करीब 2.5 साल में 19 किलोमीटर की अप्रोच सड़कों के निर्माण का पूरा करने के लिए ठेका दिया गया है। अनायत अली के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए जोजिला से रमेश चंद्रा। मंत्रालय ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर वाहन चलाना दुनिया का सबसे जोखिम भरा काम है। ये परियोजना भू रणनीतिक तौर पर भी काफी संवेदनशील है। जोजिला सुरंग के निर्माण के लिए किए गए औपचारिक विस्फोट के बाद करगिल के लोग काफी प्रसन्न हैं। लद्दाख स्वायत्त शासी पहाड़ी विकास परिषद करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने कहा कि सभी मौसम में लद्दाख क्षेत्र में आवाजाही के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण करगिल के लोगों की 70 साल पुरानी मांग है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सुरंग क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और करगिल जिले में सर्दियों के समय भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे अमरनाथ गुफा की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत, सोनीपत तथा राजस्थान में भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर का दौरा करेंगे। ये दल समीर ऐप के जरिए निर्माण गतिविधियों, कचरे का निपटान, खुले क्षेत्रों में कचरे तथा औद्योगिक कचरों को जलाने जैसे वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को मौके पर जायजा लेंगे। ये जानकारी त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाएंगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है।
अभी 2 महीने घूमते रहेंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे, और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे, और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने से लगभग 4 से 5% वायु प्रदूषण होता है, जबकि बाकी अन्य कचरों से होता है। उन्होंने पंजाब सरकार से सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में पराली न जलाई जाए। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आज से चरणबद्ध उपाय कार्रवाई योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनिवार्य या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोड़कर विद्युत जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनिवार्य सेवाओं में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, एलिवेटर्स, रेलवे सेवाएं, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित डेटा सेंटर शामिल हैं। बिजली कंपनी को आदेश दिया गया है कि उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति करें। इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने राजमार्ग और मेट्रो सहित बड़ी निर्माण परियोजनाओं के बारे में आदेश दिया था कि उन्हें इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे धूल नियंत्रण के मामले में निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। प्राधिकरण ने विशेष रूप से रेड और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले उद्योगों से भी कहा था कि वे केवल अधिकृत ईंधन का इस्तेमाल करें और प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपायों के बिना काम न करने के बारे में शपथ पत्र दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरूआत की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते समय अपने वाहनों को बंद करने का आग्रह किया। श्री केजरीवाल ने कहा कि प्रत्येक गाड़ी को रेड लाइट पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ता है, जिसमें लगभग 200 मिलीलीटर तेल खर्च होता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपने वाहनों को रेड लाइट पर बंद करना शुरू कर दें तो वे 1 साल में 60,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। इसमें 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई, और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में समानता लाने के उद्देश्य से किया गया है। देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 महिलाओं को, माने परिवारों को होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। ये आकाशवाणी है। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत विश्व में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्माताओं में से एक है। दूरियों की पुनर्विवेचना यानी री इमेजिनिंग डिस्टेंस पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि भारत में फार्मा क्षेत्र 2024 तक $65 अरब तक बढ़ सकता है। कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की आपूर्ति के बारे में श्री गौड़ा ने कहा कि भारत ने 120 से अधिक देशों को ये दवाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की दुनिया में विश्वसनीय साख है। श्री गौड़ा ने कहा कि सरकार ने देश में 3 औषधीय पार्क और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित 4 पार्कों सहित 7 बड़े पार्कों के विकास के लिए हाल में ही योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने निवेशकों को भारत में फार्मा क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गौड़ा ने कहा कि भारत में रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र का योगदान लगभग $165 अरब है और 2025 तक ये $300 अरब तक बढ़ सकता है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 63,83,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है। इस समय कुल संक्रमित लोगों में से केवल 11.12% यानी 8,12,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,735 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 73 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावकारी रणनीति और जांच, पहचान तथा उपचार से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस दौरान 660 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,11,266 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक कुल 9,12,26,000 से अधिक जांच की गई है। दैनिक जांच क्षमता 15 लाख तक पहुंचने से सबके लिए जांच आसान हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि उच्च स्तर की कोविड जांच के कारण संक्रमण की जल्द पहचान, तुरंत संगरोध और प्रभावी उपचार में आसानी हुई है। इससे मृत्यु दर में कमी आई है। आज देश में जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,944 हो गई है, जिसमें से 1,111 सरकारी और 833 निजी क्षेत्र में हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान प्रति 10 लाख जनसंख्या में जांच क्षमता में वृद्धि हुई है और इस समय 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से अधिक जांच हो रही है। जांच में बढ़ोतरी के साथ ही संक्रमण दर में कमी आई है और ये 8% के आसपास है। 20 राज्यों में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,432 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं।
इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,17,670 हो गई है। राज्य में कल 38,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 1,949 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में ठीक होने की दर 88.76% हो गई है। अब तक राज्य में 1,93,218 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड-19 सहित अन्य गंभीर बीमारियों से 8 लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 1,249 हो गई है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बसवा रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 3 उपायों को अपनाने की अपील की है। अभी जो अभियान चल रही है कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना रखना और हाथ धोना, ये 3 चीजें हमें पालन किया तो ये कोविड-19 को दूर करने में, प्रिवेंट करने में, को रोकने में हमें बहुत मददगार होती है। ये तीनों को हमें करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वे नियमित रूप से हाथ धोने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहने से कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राज्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के सूचना विभाग ने लोगों से आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर #हाथ धोना रोके कोरोना का इस्तेमाल करने की अपील की है। लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि वो 10-10 के समूह में वीडियो और तस्वीरें लेकर पोस्ट करें और इस मौके को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IIS के इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाइड फिजिक्स विभाग ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमाणित मोबाइल कोविड-19 डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला स्थापित की है ताकि जांच में कम समय लगे। मोबाइल प्रयोगशाला SBI फाउंडेशन, क्वेटा किर्लोस्कर मोटर और टाटा मोटर्स द्वारा संचालित षणमुखा इनोवेशन स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया गया है। संस्थान के वैज्ञानिक राजेश श्रीनिवासन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नई तकनीक से सुसज्जित सचल वाहन से प्रत्येक महीने 6,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखनी होगी और सभी कर्मचारियों तथा दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम 6 फीट की पर्याप्त शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्यक्षेत्रों में हाथ को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था होगी। मध्यांतर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल आज फिर खुल गए। इससे पहले राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल के लिए 6 महीने की लाइसेंस फीस से छूट देने की घोषणा की है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 महीनों से बंद उद्योगों को सहायता देने के लिए ये फैसला किया है। मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे और श्रद्धालु आसानी से मंदिरों में जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे यथासंभव घर पर ही पूजा करें और मंदिरों में भीड़ का हिस्सा न बने। राज्य सरकार ने नवरात्र के दौरान लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने
और हाथों को सैनिटाइज करने जैसी सभी सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि मंदिर का परिसर या हॉल कितना भी बड़ा क्यों न हो, वहां एक समय में 200 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों और मंदिर प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंदिरों में दर्शन के लिए बनाई जाने वाली लाइनों में भक्तों के बीच पर्याप्त दूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन की अनुमति दी जाएगी और रामलीला का मंचन भी होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखने और मास्क पहनने जैसी सावधानियों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस सुरंग से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना लागू। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा, भारतीय औषधि क्षेत्र के 2024 तक $65 अरब का होने की उम्मीद। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.36% पर पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। वे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फिल्म्स डिवीजन श्रद्धांजलि के रूप में अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर पीपल्स प्रेसिडेंट शीर्षक से अंग्रेजी में 52 मिनट का वृत्तचित्र प्रसारित करेगा। इसका निर्देशन पंकज व्यास ने किया है और इसमें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका सहित उनके जीवन और कार्यों को दिखाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम सादगी और ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर कलाम हमेशा प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देते रहेंगे। केरल में जाने माने मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि अक्किथम अच्युतन नंबूदरी का आज सवेरे निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। वे मलयालम कविता के आधुनिक निर्माता, गांधीवादी, समाज सुधारक, पत्रकार और सादगी के प्रतीक थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। All India Radio presents Northeast Diary, glimpses of the news of the week from the northeastern states. All about the region, a gateway to Southeast Asia, the developments and the destinations to look forward to. News from the art, cultural and entertainment world of the northeastern states of India. All this and more. Every Thursday, 5:30 to 6 p.m. in the evening on 100.1 All India Radio FM News Channel. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण आई बाढ़ से राज्य के लगभग 371 गांवों पर असर पड़ा है और कुल 1470 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा है। पिछले 2 दिनों में राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से उत्पन्न स्थिति की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों में बाढ़ के कारण हुई तबाही की भरपाई के लिए राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में खास तौर पर राजधानी हैदराबाद में लोगों को आज सुबह से बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि वर्षा के कारण रिहायशी इलाकों में जल भराव जारी है।
इस बीच राहत कार्यों में तेजी आई है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय अधिकारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में लगे हुए हैं। इस बीच गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में वर्षा से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करेगी। राज्य के अन्य हिस्सों में जिलाधिकारियों ने बारिश से प्रभावित जिलों में विशेष रूप से फसल के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। संचारी रोग के प्रसार को रोकने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ लवली निगम। मौसम विभाग ने कल के लिए मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि आज ठाणे और पालघर जिलों के लिए बारिश के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। कल के लिए पूरे उत्तरी कोंकण के साथ मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी होने की वजह से सरकार ने मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में जाने से मना किया है। इस बीच कल रात हुई भारी बारिश के कारण मुंबई शहर के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया था। हालांकि सुबह बारिश की तीव्रता कम होने पर पानी कम हो गया। शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है। आज सुबह 8 बजे तक 106.01 मिलीमीटर बारिश हुई। पूर्वी उपनगरों में 69.18 मिलीमीटर बारिश और पश्चिमी उपनगरों में 58.36 मिलीमीटर बारिश हुई। पुणे जिले में भारी बारिश के बाद कल 4 लोग बह गए। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को पड़ोसी सोलापुर जिले के मोहोल तहसील के गांव में तैनात किया गया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुहासा और हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शाम को बादल छाए रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और वाम दलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं की है। पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 94 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जोर शोर से चल रहा है। नामांकन दाखिल करने में अभी 1 दिन शेष है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। कल रात दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराकर आईपीएल अंक तालिका में शीर्ष स्थान बना लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। असम में विश्व धरोहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 21 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। बाढ़ और कोविड महामारी के कारण ये उद्यान पिछले कुछ महीनों से बंद था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस सुरंग से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा, भारतीय औषधि क्षेत्र के 2024 तक $65 अरब होने की उम्मीद।
देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.36% हुई और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।